हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और उनके लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर यहां पर आज हल कराने जा रहे हैं। तो बस अब आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेकर के यानी जोड़ते हुए, आपस में मिलते हुए और आ जाइए अपने साथ और देखिए इस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को आपको बारी बारी से पढ़ना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे ये पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है त्वरण, वेग, चाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेग परिवर्तन की दर, ये परिभाषा ही दे रखी है त्वरण की, तो वेग परिवर्तन की दर क्या, ये त्वरण कहलाती है। और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर उसकी गति बदल सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है, आकार बदल सकता है और सभी ऑप्शन सही हैं। तो देखिए, किसी वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो उसकी गति बदल सकती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा भी बदल सकती है, उसका आकार भी बदल सकता है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये है सामर्थ्य, ऊर्जा, अश्वशक्ति और जल। तो कार्य करने की क्षमता ही सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ही सामर्थ्य कहलाती है। इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विस्थापन की दर क्या कहलाती है। विस्थापन की दर दिया है ऑप्शन त्वरण, फिर ऑप्शन दिया हुआ है वेग, फिर है चाल और इनमें से कोई नहीं। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पर आप वेग और त्वरण, चाल किसको लगाएं। तो विस्थापन की दर क्या होती है? विस्थापन की दर या वेग परिवर्तन की दर तो त्वरण होती है, विस्थापन की दर होती है वेग। क्यों? क्योंकि वेग सदिश राशि है और विस्थापन की दर ये भी सदिश राशि है। ठीक है, तो ये होगा, वेग की परिभाषा यही होती है, विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घर्षण कम किया जा सकता है, घर्षण कम किया जा सकता है स्नेहक के उपयोग से, पालिश करके और बाल बैरिंग का उपयोग करके, इनमें से सभी। तो स्नेहक मतलब तेल का प्रयोग करके। तो घर्षण बल कम किया जा सकता है, पहला नंबर स्नेहक के रूप में, यानी स्नेहक का उपयोग करके कम किया जा सकता है, पालिश करके भी कम किया जा सकता है, और जहां पर सर्पी घर्षण वहां पर बाल बैरिंग का उपयोग करके भी कम किया जाता है। यानी कि यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। SI सामर्थ्य का मात्रक बताना है। तो सामर्थ्य का मात्रक P होता है, P इक्वल W/T। ठीक है, तो W/T जूल प्रति सेकंड। तो ये आपको क्वेश्चन मिल गया, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन जूल प्रति सेकंड, ये वाला ऑप्शन J-सेकंड P⁻1। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। हेड्स किसका मात्रक है? ऊर्जा का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो, नहीं सॉरी, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन पर सेकंड बोले या हर्ट्ज बोले, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हुए आपके क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से। अब आते हैं रसायन विज्ञान में, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या है? देखिए, पदार्थों के कणों के मध्य स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल लगता है, में गति ऊर्जा होती, उपयुक्त में सभी। तो पदार्थों के मध्य खाली स्थान होता है, ये आकर्षण बल होता है। तो बताइए भैया ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए या बी या सी या डी। तो पदार्थ के कणों के मध्य खाली स्थान होता है, बिल्कुल सही है, इसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल लगता है, ये भी बात सही है, ससंजक बल कहलाता है।
इनमें गति ऊर्जा होती है क्योंकि ये गति कण जो है कंपन करते रहते हैं, नहीं गति ऊर्जा होती है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 आता है, गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाता है, अति संतृप्त, असंतृप्त, अपघटित और तन विलयन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाता है, असंतृप्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, कैल्शियम का प्रतीक है, बताइए कैल्शियम का प्रतीक, ये हो गया Cu है, और यहां पर इसको Al मान लीजिए, ये Ca हो गया और Cm हो गया, ठीक है, Cm ना कहकर Cl कर दीजिएगा, ठीक। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, कैल्शियम का प्रतीक बोलो, कैल्शियम का प्रतीक तो Ca होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ 11 क्या कह रहा है, कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है, यानी आपको ये बताना है कणों के मध्य सबसे स्थान किसमें होता है, गैसों में, द्रवों में, ठोसों में, और इनमें से कोई नहीं। तो कणों के मध्य यानी दो कणों के मध्य सबसे कम स्थान किसमें होता है, तो गैसों में नहीं होता, बल्कि गैसों में सबसे ज्यादा होता है, द्रवों में उससे कम होता है, और ठोसों में सबसे कम होता है। तो पूछा आपसे क्या क्या गया है, आपसे पूछा गया है सबसे कम स्थान किसमें होता है, तो सबसे कम स्थान होता है सॉलिड यानी कि ठोसों में। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ 12 नंबर है, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग किया जाता है, वाष्पीकरण द्वारा, प्रभाजी द्वारा, और है क्रोमेटोग्राफी द्वारा, और अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, रक्त से जो नशीले पदार्थ को फिल्टर किया जाता है, अलग किया जाता है, छाना जाता है, वो वाष्पीकरण से नहीं होता है, ना प्रभाजी आसवन से होता है, ना अपकेंद्रण विधि से होता है, ये होता है क्रोमेटोग्राफी मीन्स, यानी कि ये होता है एक प्रकार की विधि है जिसमें रक्त से नशीले पदार्थ को का जो हो अलग किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कथन के रूप में दिया हुआ है, कथन ए है परमाणु अविभाज्य, बिल्कुल बात सही है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु अविभाज्य है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर यह कहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यहां पर ए तो करेक्ट हो गया, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर जो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट है, ए सही है और सी गलत हो गया है। चलिए आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ, शब्द सेल यानी कोशिका के देने वाले शब्द का प्रयोग किसने किया था, ल्यूमेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जैसा सबको पता है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सेल का नाम देने वाले शब्द का नाम रॉबर्ट हुक ने है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर एकदम राइट आंसर है, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले थे स्वीडन तथा स्वान, वाटसन तथा क्रिक, डार्विन्सन, वायलेंसर और मेंडन और मार्गन। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन और स्वान के कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय इनको जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है, स्नायु और कंडारा किसके बने होते हैं, तो ये आप बताइए भैया कौन सा सही होगा, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक, उपास्थ्य और संयोजी ऊतक, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो स्नायु और कंडेरा किसके बने होते हैं, तो ये उपास्थ्य के बने होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल बताया, मसल सेल बताई, लिवर और किडनी सेल है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है नर्व सेल है, नर्वस सिस्टम है, और इस तरह पे ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, 18 में कहा है कि सब इनके अत्यधिक खिंचाव से, किसके अधिक खिंचाव से मोच आ जाती पैर में, यानी कि पैर में या हाथ में मोच आ जाती किनके ज्यादा खिंचाव से, तंत्रिका गलत हो गया, कंडारा ये भी गलत है, पेशी ये भी गलत है, लेकिन स्नायु से ये वाला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि स्नायु में खिंचाव आ जाने से क्या हो जाता है, मोच आ जाती है।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं वाले सवाल में थोड़ा गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्लेटलेट्स बताए, मोनोसाइट बताए, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स बताए हैं। तो भैया ध्यान रखना है, ये रुधिर की वास्तविक कोशिका कौन नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या है? पाचक का थैला कहलाता है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, मेसोसोम और क्रोमोसोम। तो क्या कहलाता है पाचक का थैला? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो पाचक का थैला होता है, करेक्ट आंसर हमारा है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, ये तो हो गए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका आंसर आपने बड़ी जल्दी जल्दी दे दिया, लगभग 10-12 मिनट के अंदर। अब आते हैं जो वर्णनात्मक प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय हुई, यानी बिजली का बिल जो आया एक महीने का 250 यूनिट आया है। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, उसको आपको बताना है। इन ऊर्जा का व्यय कितना हुआ है वो आपको निकालना है। तो किसी घर में एक महीने का बिजली का व्यय है 250 यूनिट, आपको ऊर्जा व्यय निकालना है। तो देखो, ये 250 यूनिट है। 250 यूनिट का मतलब हुआ 250 किलोवाट घंटा। क्या हो गया? 250 किलोवाट घंटा। अब इसको जूल में बदलना है तो आपको 250 लिख देना है और 3.6 गुणे 10 की पावर 6 से गुणा कर देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर। इसको जब गुणा करेंगे तो आपका कुछ मिल जाएगा 9 × 10 की पावर 8 जूल के बराबर। तो इसको गुणा कर लीजिएगा और आपका यहीं पर आंसर निकल जाएगा। अब करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका आपको मात्रक निगमित करना है। तो मैं यहां पर देखो लिख देता हूं, F = कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो आएगा कैपिटल जी m1 m2 = F × r स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल जी = हो जाएगा, मान क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। चाहे इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, F × r स्क्वायर अपान m1 और m2। अब देखिए बेटा, ये हो गया F × r स्क्वायर अपान m1 m2। मात्रक लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को बताइए और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको यहां पर लिख लेना, न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम क्या है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है जितना, उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी बल लगाती है। तो चाल और वेग में क्या अंतर है? तो पहला तो अंतर यही हो गया परिभाषा में, ठीक है, कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, और एकांक समय में विस्थापन जो होता है वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एक हो गया। दूसरा, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि, और समय वेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चाल अदिश, वेग सदिश। चलिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है, उसका त्वरण बताओ। तो देखो, 0 से स्टार्ट कर रही है, तो यहां पर क्या करिएगा, पहले 40 यहां लिख लीजिएगा और किलोमीटर प्रति घंटे को आप बदल लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। कितने से गुणा करके? 5/18 से गुणा करके गुणा कर लीजिएगा, 5/18। ठीक है, तो ये आप काट दीजिएगा, यहां पर 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा और ये काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 100/9। तो ये बन गया ये चाल। और शुरू ये कौन सी चाल होगी? अंतिम चाल होगी कौन सी? 100/9 मीटर प्रति सेकंड हो गई। शुरुआती चाल कितनी हो गई? शुरुआती चाल तो इसकी 0 है,
एक समान त्वरण से चलना शुरू करती है। 10 मिनट में टाइम कितना लिख लीजिएगा, 10 मिनट का मतलब हो गया 10 गुणे 60 यानी कि 600 सेकंड हो गया, 600 सेकंड। त्वरण निकालना है तो बस क्या करना, वेग परिवर्तन को दर की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन निकालने के v माइनस यू अपान टी करेंगे। v की जगह पर ये वाला मान, u की जगह पे 0, t की जगह पे 600 भाग करके आंसर निकालेंगे, यानी कि हो जाएगा कितना 100 ये आएगा। अपान 9 लिख लीजिएगा, जीरो का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपको 600 लिख देना है, 2 जीरो से हटा दीजिएगा, 1/54 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु घूर्णन करती है तो घूर्णन करने का के विरोध का जो गुण उत्पन्न होता है उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। या घूर्णन करती हुई वस्तु के घूर्णन करने में जो विरोध उत्पन्न होता है या जो अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, या अवरोध करने उत्पन्न करने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरण किसे कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। ध्वनि ऊर्जा को कंपन ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, ध्वनि ऊर्जा को कंपन ऊर्जा में कन्वर्ट करना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो ये हो गया। किसी पिंड का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, और सिद्ध कीजिए उसकी गति ऊर्जा हाफ mv² होती है। तो देखो यहां पर ये लिख लीजिएगा, जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v हो गया, उसमें लगने वाला त्वरण a है, तो फार्मूला क्या लिखते हैं, v² = u² प्लस 2as। शुरुआत का वेग क्या होगा, 0 मान लीजिएगा, या ऐसे भी हम पक्षांतर करिएगा, तो v² माइनस u² लिखिएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा 2as। अब क्या करिए, इसमें m से दोनों साइड गुणा कर लीजिएगा, तो m से गुणा किया, साथ में 2 से भी गुणा कर दिया, यानी मैंने क्या कर दिया यहां पर m/2 लिख दिया है, और v² माइनस u² हो जाएगा, और यहां पर देखिए 2as लिखा और यहां पर हमने m लिख लिया है। ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखो ये 2 इसके नीचे भेज दीजिएगा, तो ये आएगा कितना, v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू a इंटू एस। m से गुणा कर जाओ, तो m से गुणा करने का मतलब क्या हो गया, ये आएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu², और ये हो जाएगा mas। ma क्या होता है, f हो जाता है, तो ये कौन सी होगी, अंतिम गति ऊर्जा, और ये दूसरी वाली कौन हो गई, प्रारंभिक गति ऊर्जा, यानी गति ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, ये आया, और ये आएगा F इंटू एस, और F इंटू एस क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो गति ऊर्जा में ये परिवर्तन हो गया किए गए कार्य के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल से लाभ क्या है, तो घर्षण बल के लाभ भी हैं और हानि भी हैं। तो घर्षण बल के लाभ क्या है, बिना घर्षण के हम चल ही नहीं सकते हैं, पहली बात तो हो गई। घर्षण के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा सकता है, ठीक है, और घर्षण के कारण जो मशीन के, जैसे जो पट्टे से मशीन चलती है, ये जहां पर पट्टा यूज होता है वहां पर घर्षण का उपयोग होता है, पट्टा में घर्षण नहीं होगा तो वो मशीन रोटेट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है। देखिए ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, ध्वनि के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पास होने वाली गुजरने वाली ध्वनि की क्या कहलाती, प्रबलता कहलाती है। तीव्रता देखिए, वो तीव्रता क्या होती है, व्यक्ति की श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है तो आप ज्यादा बोलेंगे तब जाके वो तेजी से बोलेंगे तब उसको सुनाई पड़ेगा, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको तेजी से सुनाई पड़ेगा। तो तीव्रता निर्भर करती है व्यक्ति की श्रवण शक्ति पर, लेकिन प्रबलता क्या है, ध्वनि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है।
अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? तो अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, केमिस्ट्री में देखिएगा परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा। धन किरणों को एनोड किरणें क्यों कहा गया है? संयोजी कोष को परिभाषित करना है। कैथोड किरणों का अध्ययन किसने किया, ये आपको बताना है। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण देकर के आपको समझाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र सबको पता, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 सूत्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत में कौन सा अपग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करनी है? तो आपको ये क्वेश्चन एकदम तैयार कर लेना है। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने के नाभिक से अतिरिक्त धातु की दूसरी पन्नी में संभव है? इसके विषय में लिखना है। और आपको प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशतता का यहाँ पर सवाल एक लगाना है। फिर टिप्पणी लिखना है, दृढ़ता पर, संपीड्यता पर और घनत्व पर टिप्पणी लिखना है। इनको बहुत अच्छे ढंग से एकदम तैयार कर लेना है। अब आ जाते हैं अगला पार्ट क्या है, बायोलॉजी में क्या आपको पढ़ना है, गाल्जी काय और गाल्जी बॉडी और गाल्जी उपकरण का सचित्र वर्णन चित्र बना करके आपको वर्णन कर देना है यहाँ पर। और फिर कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है, इसके विषय में बहुत अच्छा ढंग से आपको तैयार करके लिखना है। रंध्र क्या होते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से लिखना है। और फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है, अंतरा फसली क्या है, मिश्रित खेती और अंतरा फसली में समानता और असमानता में क्या है, इसके विषय में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, जंतु कोशिका का वर्णन करना है। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे पेपर को आप बहुत भैया अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। और इनको जहां पर कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए फिर जय हिंद।